बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। पिछले कई दिनों से लेकर वेस्टर्न मीडिया के अंदर ये जो एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट हुई है बीजिंग के अंदर, जहां पर सऊदी और ईरान ने नॉर्मलाइजेशन का ऐलान किया है, इस पे वेस्टर्न मीडिया पिछले कई दिनों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है और इसको बहुत बड़ा इवेंट कंसीडर कर रहे हैं। वो CNN ने आज ये खबर लगाई है कि ये जो इवेंट हुआ है इससे अमेरिका का मिडल ईस्ट ड्रीम यूं समझें कि शैटर हो चुका है। वो कह रहे हैं कि चाइना हैज शैटर्ड द अजम्पशन ऑफ US डोमिनेंस इन द मिडल ईस्ट, यानी एक जो ख्याल था लोगों के अंदर वेस्ट के अंदर के डोमिनेंस अब भी है हमारे मिडल ईस्ट के अंदर, हमारा अरबों के ऊपर भी असर है, हमारा इजराइल के अंदर भी असर है, वो जो एक भरम था वो टूट गया है मुकम्मल तौर पर। और पिछले साल जो बाइडेन साहब ने कहा था कि हम मिडल ईस्ट को तनहा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम मिडल ईस्ट को छोड़ देंगे तो यहाँ पर रशिया की और ईरान की और जनाब चाइना की जो है वो डोमिनेंस बढ़ जाएगी। लेकिन अब यूं लग रहा है कि मिडल ईस्ट को तनहा अमेरिका छोड़े ना छोड़े, लेकिन मिडल ईस्ट ने अमेरिका को ज़रूर छोड़ दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है, खबरें आ रही हैं कि ये जो यमन की जंग थी जिसके अंदर एक तरफ ईरानी प्रॉक्सीज लड़ रही थी तो दूसरी तरफ सऊदी की फोर्सेज लड़ रही थी मिडल ईस्ट वालों की, तो उसके लिए एक बड़ी डेवलपमेंट ये आ रही है कि पीस टॉक्स शुरू होने लगी हैं। 2 महीने का वक्त असल में दोनों मुल्कों ने एग्री किया हुआ है, सऊदीज़ ने भी और ईरानियों ने भी, कि इसके अंदर वो जो कमिटमेंट्स हैं सारी वो फुलफिल करेंगे। और उसके बाद बीजिंग के अंदर अरब GCC समिट होगी, पहली अरब GCC समिट, जिसको मुस्तकिल कोई प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा। हो सकता है कि इसी के अंदर इन दोनों के जो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व किए जाएं। अच्छा, कुछ वेस्टर्न एनालिस्ट को मैं सुन रहा था, वो ये खबरें लगा रहे थे कि पिछले साल ये जो शी जिनपिंग गए थे अरब मुल्कों के दौरे पे और वहाँ पर अरब चाइना समिट हुई थी, उसी दौरान चाइना ने असल में ये नॉर्मलाइजेशन की कोशिशें शुरू की हुई हैं। लेकिन पिछले साल एक बड़ा मीनिंगफुल स्टेटमेंट दिया था ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई ने, बड़ा ही मीनिंगफुल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जिससे लग यूं रहा है कि शायद ये जो बातचीत चल रही थी ये पहले से ही चल रही थी। चाइना की बैकडोर डिप्लोमेसी खामोशी के साथ सीक्रेटली पहले से ही चल रही थी और अमेरिकन और वेस्ट वालों को शायद पता नहीं चल सका इस चीज़ का। गुज़िश्ता साल सैयद अली खामनेई ने कहा था, और मैं CNN को ही कोट कर रहा हूँ, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स आपको सुनाता हूँ, कितनी मीनिंगफुल बात उन्होंने की। वो कह रहे हैं कि एशिया विल बिकम द सेंटर ऑफ नॉलेज, द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स, एज वेल एज द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड द सेंटर ऑफ मिलिट्री पावर। ये खामनेई के वर्ड्स हैं कि एशिया ही अब जो है वो उभरता हुआ सूरज है, दुनिया जो है एशिया को देखेगी। एशिया में कौन कौन से हैं? देखिए, ये सारे तो हैं ही, चाइना भी है एशिया के अंदर। इसका मतलब है कि शेयर्ड इंटरेस्ट हैं सारों के। वेस्टर्न जो डोमिनेंस है वो खत्म होगी और एशिया की जो ईस्ट की डोमिनेंस है अब वो दुनिया के अंदर उभरने वाली है। एंड इंडिया हैज मिस्ड द ट्रेन, आई मस्ट से। मोदी साहब ये जो डूबते हुए टाइटैनिक पे चढ़ गए ना, चाइना से दुश्मनी मोल ले ली उन्होंने और वेस्ट वालों के कंधे पे बैठ गए, वो डूबते हुए टाइटैनिक पे उन्होंने बेसिकली सवारी मारी है। और टाइटैनिक तो डूब रहा है, अब उसके साथ इंडिया का क्या होगा आई डोंट नो। इसीलिए मैं पिछले 1-1.5 साल से ये सजेशन दे रहा हूँ यहाँ पे कि इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग की ज़रूरत है, रीपोजिशनिंग की ज़रूरत है। वो कुछ ज़्यादा ही प्रो वेस्ट हो गए हैं, ये वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। इंडिया खुद एशिया के अंदर है, एशिया का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इंडिया की इंपॉर्टेंस से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने पॉलिसीज़ वेस्ट वाली अडॉप्ट की हुई हैं। तो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं ये अब चाइना के लिए तो है ही है, मिडल ईस्ट वालों के खिलाफ भी जा रही हैं, ईरान के खिलाफ भी जा रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी जा रही हैं, पूरे एशिया के खिलाफ इनकी पॉलिसीज जा रही हैं। तो यहाँ पर अगेन आई हैव टू से कि इनको स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग की ज़रूरत है। अच्छा मित्रों, यहाँ पर एक और बात मैं कहता रहा हूँ ब्रॉडर व्यू के अंदर कि अमेरिका ने ये जो वॉर ऑन टेरर शुरू की थी, हंटिंगटन की मैं मिसाल देता रहता हूँ कि उसने जो बुक लिखी थी क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन, उससे पहले ये एक थ्योरी आई थी अमेरिका में कोल्ड वार के खात्मे के बाद कि दिस इज़ द एंड ऑफ द हिस्ट्री, और अब जो दुनिया के अंदर एक ही गवर्नमेंट रहेगी, वो रहेगी वेस्टर्न सेक्युलर जो गवर्नमेंट है ना, वही अल्टीमेट मॉडल है गवर्नेंस का जो कि इंसान बनाएंगे। इसके बाद कोई और मॉडल नहीं आएगा, क्योंकि कम्युनिज्म जो है उसको डिफीट हो गई है, सारे मॉडल्स फेल हो गए, अब सिर्फ एक ही मॉडल बचा है दुनिया में, वेस्टर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक मॉडल, यही रहेगा। तो एंड ऑफ हिस्ट्री की एक थ्योरी वहाँ पर दी गई थी।
और बहुत से स्कॉलर्स मान भी रहे थे वेस्ट के कि ऐसे ही होगा, लेकिन उसी दौरान हंटिंगटन साहब जो थे उन्होंने अपनी ये नई थ्योरी लाए थे वो कि अब क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन होगा बेसिकली, जिसके अंदर मुसलमान सिविलाइजेशन जो है वो और चाइनीज सिविलाइजेशन ये मिल जाएंगे, और ये जो है वो बहुत बड़ा ख़तरा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए। तो ये उनकी थ्योरी थी, और शायद अमेरिका के अंदर और वेस्ट के अंदर जो डीप स्टेट्स हैं वो इसको ज़्यादा बाय कर रहे थे, इसीलिए वॉर ऑन टेरर जो थी मुसलमान मुल्कों के खिलाफ वो शुरू की गई थी। मैं यहाँ पर 2-3 साल से कह रहा हूँ ब्रॉडर व्यू के अंदर कि ये जो इनकी कैलकुलेशन थी, हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं पे कुछ वजन हो, लेकिन इन्होंने अपना जो हरीफ है ना वो कबल अज़ वक्त चुन लिया। इन्होंने अपना जो दुश्मन कंसीडर कर लिया इस्लामिक सिविलाइजेशन को, वो टाइम से पहले ही कर लिया, क्योंकि जब इन्होंने ये वॉर ऑन टेरर शुरू की थी इस्लामिक सिविलाइजेशन इनके लिए कोई ख़तरा नहीं थी उस वक्त। ये इन्होंने पहले से ही असल में ये गंद डाल दिया, और इसका सबसे बड़ा वेस्ट को नुकसान ये हुआ है कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर पब्लिक लेवल पर चाइना इमर्ज हुआ है इनके गलत पॉलिसियों से तंग होकर। देखें, वेस्ट को कोई ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता जंगों की वजह से और इनकी वजह से। अफगानिस्तान की इन्वेजन, इराक और सीरिया की इन्वेजन, ये बहुत बड़े ब्लंडर्स थे, ये नहीं करने चाहिए थे। आज मैं पढ़ रहा था CNN को, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी। देखें, वेस्ट की सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि उनके जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो मतलब फ्रीली लिखते हैं, उनके अंदर एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको वो ओन करते हैं, वो वाकई उस पर अमल भी करते हैं। CNN वालों ने रिपोर्ट किया है कि US इन्फ्लुएंस ऑन द वैन, it may sound simple, but the fact the US couldn't pull it off speaks to the complexities and nuance of everything that's been brewing over the past 2 decades। वो जो मैं 20 साल की बात करता रहता हूँ कि इनका जो भी ऑब्जेक्टिव था, अगर हंटिंगटन के साथ मैं इसको मिलाकर ना भी देखूँ, क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन की थ्योरीज के साथ अगर ना भी मिला के देखें, तो भी ये फैक्ट है कि इन्होंने गलत तरीके से हैंडल किया है इन सारी चीज़ों को। 20 साल इन्होंने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स ही किए हैं जंगों के अंदर। America's wars in Iraq and Afghanistan have burned through a good part of its diplomatic capital in the Middle East। अब ये वही बातें हैं, देखें, जो कि मैं यहाँ पर पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ कि ये जो वॉर ऑन टेरर थी ना, इसने अमेरिकन रेपुटेशन को तबाह करके रखा और कोई जेन्युइन अटेम्प्ट की भी नहीं गई। असल रोना तो ये है ना इस बात का, चले उनका जो मिलिट्री, उनकी जो पेंटागन वाले हैं, उन्होंने जो भी फैसले किए सो किए, लेकिन वो जो सिविलियन साइड है वहाँ से सवाल ये पैदा होता है उन्होंने क्या किया। अमेरिका की रेपुटेशन जो गिर रही थी इतने साल तक, मुसलसल जंगें हो रही हैं और अमेरिका की रेपुटेशन बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। असल में पैसे सबसे ज़्यादा वहाँ पे खर्च किए जाने चाहिए थे, वो नहीं हो सका। तो CNN वाले भी यही कह रहे हैं कि जंगों की वजह से असल में अमेरिका का जो डिप्लोमेटिक कैपिटल था वो तकरीबन यहाँ पर यूँ समझे कि जलता चला गया, ख़त्म होता चला गया, और उसी का फिर आज हम खामियाजा देख रहे हैं कि अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है और चाइना को उसका फ़ायदा हो रहा है। देखें ना, अफगानिस्तान के अंदर अगर जंग हुई है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं पड़ा पब्लिक लेवल पर, इसका इम्पैक्ट पड़ा पाकिस्तान के अंदर, इसका इम्पैक्ट पड़ा सेंट्रल एशिया में। ये दोनों जो सेंट्रल एशिया का जो इलाका है वो तो सारा का सारा गया। आप ज़रा ये बातें नोट करें। देखिए, सियासतदान पब्लिक से होते हैं, पॉलिटिशियंस। अमेरिका उन्हीं सियासतदानों को ओन कर सकता है, उन्हीं सियासतदानों पे इन्वेस्ट कर सकता है, पैसे लगा सकता है जो कि पॉपुलर हों। अनपॉपुलर सियासतदान को कोई घास नहीं डालता है। मतलब जब तक आप थोड़े बहुत पॉपुलर हैं, आपको आलमी ताकतें आपको खींचेंगी अपनी तरफ। जब आपकी पॉपुलैरिटी लेवल डाउन होगी, आप किसी काम के नहीं रहते। वो कहते हैं ना, मुर्दा घोड़ा जो है वो रेस नहीं दौड़ा करता। आलमी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा जीतते हुए घोड़े पे पैसे लगाती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सेंट्रल एशिया के अंदर जो सियासतदान थे उन्होंने पब्लिक पल्स को देखा, वो जो चाइना के साथ और रशिया के साथ क्लोज होना शुरू हुए। क्यों क्लोज होना शुरू हुए? क्योंकि एक्सेप्टेंस थी नीचे पब्लिक में चाइना के लिए और रशिया के लिए। इसी तरह से आप देखें मिडल ईस्ट के अंदर भी 2-3 बड़ी जंगें अमेरिका ने स्टार्ट करें, इराक की वॉर और सीरिया की वॉर। इसके नतीजे में पूरा का पूरा मिडल ईस्ट डिस्टर्ब हुआ। लोग जो थे वो बदजिन होने लगे, बेजार होने लगे कि यार ये क्या चक्कर है। मतलब 20 साल हो गए, इतने साल हो गए और हम जंगों में इन्वॉल्व हैं और लोग मर रहे हैं और धमाके रोज देखने को मिल रहे हैं, पूरा रीजन डिस्टर्ब्ड है। तो इस पब्लिक परसेप्शन को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया। असल अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था वो ये था, उन्होंने यही इंप्रेशन देने की कोशिश की। बुश साहब ने जब अफगानिस्तान पे हमला कर रहे थे, उनके मुंह से क्रूसेडर्स का वर्ड निकल गया था, लफ्ज़ उनका निकल गया क्रूसेडर्स, कि मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ। ये कोई कहने की बात थी भला? बाद में उन्होंने सॉरी कर और कहा कि ये तो स्लिप ऑफ द टंग था। क्रूसेडर्स वो सलीबी जंगों के अंदर जो क्रिश्चियन फोर्सेज होती थी ना, जो मुसलमानों से लड़ती थी, उनको कहा जाता था। ये सारे वाक़यात हुए हैं असल में।
तो असल जो अमेरिका को नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि इन्होंने सियासतदानों के ऊपर और मतलब चढ़ते हुए सूरज को जो होता है ना किसी मुल्क के अंदर, या वो सियासतदान जो जीत रहा होता है वहाँ पर तो इन्होंने काफ़ी उनके ऊपर फोकस किया और ये सारा, लेकिन पब्लिक लेवल पर उन्होंने अपना इमेज बेहतर बनाने की कोई कोशिश ही नहीं की इतने सालों के अंदर, और इसका फिर एज एसेड खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि चाइना कार्ड आसानी के साथ सेल किया जा सकता है, मुस्लिम वर्ल्ड में आसानी के साथ सेल किया जा सकता है चाइना का कार्ड, उनके लिए एक्सेप्टेंस है ज़्यादा, अमेरिका के लिए इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। कोई सियासतदान अगर आज पाकिस्तान का मिसाल ले लें, इमरान खान ने एक मरतबा सिर्फ कहा कि अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट, और ये सारा आप देखें कि कितने लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन यही जो ख्वाजा आसिफ साहब थे या शहबाज शरीफ साहब थे, ये अमेरिका की वकालत किया करते थे, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको तो इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती ना पब्लिक लेवल पर। इसी तरह आप देखें कि एट द एंड ऑफ द डे अफ़गानिस्तान के अंदर जो एंटी अमेरिका फोर्सेस थी वो जीत किया गई हैं, और मिडल ईस्ट के अंदर भी पब्लिक लेवल पर अमेरिका के लिए कोई ज़्यादा जो मतलब बिजनेस कम्युनिटी और इसमें तो है, लेकिन आम जो शहरी है ना, मतलब इराक के अंदर आपको ज़्यादा अमेरिकन सिंपैथी नहीं मिलेगी, सीरिया के अंदर नहीं मिलेगी, लेबनान में नहीं मिलेगी, आपको लीबिया में नहीं मिलेगी, यमन में नहीं मिलेगी अमेरिका के लिए ज़्यादा। यहाँ पर अमेरिका को कुछ अपना पब्लिक इमेज बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया, और फिर एज अ रिज़ल्ट हम देख रहे हैं कि इनको पता भी नहीं चला और मिडल ईस्ट उनके हाथ से फिसल गया तकरीबन।